नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी कृष्णा चौधरी आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें सेकंड चैप्टर दिया गया है आपका संघवाद। तो सिविक्स में जानेंगे यानी नागरिक शास्त्र में जो संघवाद है वो संघवाद लिया कहाँ से है। तो जाने संघवाद देखो एक लैटिन भाषा है, एक लैटिन भाषा से लिया शब्द है फीडियोस। तो इस शब्द से लिया गया और यहाँ से इसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध। क्या अर्थ होता है इसका? समझौता या अनुबंध। तो इसके जनक कौन है संघवाद के? इसका अर्थ क्या होता है? संघवाद का जनक कौन है? जोहान्स अविसियस। ठीक है ना। देखते हैं संघवाद का मतलब एक तो फेडरलिज्म सिस्टम होता है कि यूनियन सिस्टम होता है। तो संघवाद को परिभाषित किस तौर पे किया गया है उस तरीके से जानते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली का मतलब जो शासन करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। आपको पता है जैसे भारत की अगर संघवाद की बात करें तो भारत में दो राज्यों में दो तरीके से शक्तियां बांटी हैं, यानी केंद्र सरकार की अलग शक्तियां और राज्य सरकार की अलग शक्तियां। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, अगर शक्तियों का विभाजन की बात करेंगे, नंबर एक विशेषता, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है संघवाद की विशेषताएं बताइए, संघवाद क्या है और उसकी विशेषता बताइए, तो उसमें देखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किस तौर पर किया गया? केंद्र व राज्य सरकारों बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वितरण किया गया है। यानी अनुसूची 7 में सारी चीजों के हिसाब से दिया गया, जिसमें संघ सूची यानी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्षेत्रीय स्वायत्ता। यानी क्षेत्रीय स्वायत्ता जो क्षेत्र जो नॉर्मल जो गांव स्तर पर या नगर ब्लॉक पर या पंचायत स्तर पर जो चीजें होती है उन्हें स्वायत्ता मिली हुई है या नहीं। या स्थानीय या राज्य स्तर पर एक स्वशासन की अनुमति देता है। देखो अभी क्या बोला? स्थानीय या राज्य स्तर पर स्वशासन की अनुमति देता है। जैसे केंद्र में तो चलाती है केंद्र सरकार राज्य अपना, ठीक है ना, और राज्य सरकार राज्य में चलाती है। तो ठीक उसी तरह आपने ग्राम पंचायत देखी होंगी, आपने नगर पंचायत देखी होगी, नगर पंचायत चेयरमैन सुना होगा, मेयर सुना होगा आपने। ठीक उसी तरह उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय स्वायत्ता। ठीक है। अगला एक और विद्युतता। फिर जानते हैं एक और विद्युतता, यह एक देश की एकता को बनाए रखता है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं को समाहित करता है। अगर देख सरकार के स्तर का सरकार को कम से कम 2 स्तर मौजूद रहते हैं, यानी केंद्रीय या राज्य। और तो हमारे यहाँ पे कितनी स्तरीय सरकार है? 3। भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकार है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। ठीक है ना। अगर हम चौथी 5वीं विशेषता की बात करें तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था में संघवाद का एक अभिन्न अंग के रूप में वर्णन किया गया। ठीक है। अगला अगर उदाहरण की बात करें, अगर इनका संघवाद का उदाहरण ले लें तो बेल्जियम में 1993 में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिनके तहत प्रांतीय सरकारों को, यानी 1993 में बेल्जियम में कुछ प्रावधान किए गए थे जिनके तहत प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली अपना ली। बेल्जियम में केंद्र सरकार की शक्तियां कम करके प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली व अधिकार दे दिए गए। देखो अभी मैंने बोला यहाँ पे एकात्मक, एक शब्द आया यहाँ पे एकात्मक, और ठीक है ना, एकात्मक और एक आया संघीय शासन प्रणाली। यानी एकात्मक सरकार वो होती है, यानी एकात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र यानी एक ही शासन करेगा, केंद्र ही उसमें मजबूत होगा। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? यहाँ पे केंद्र को अलग शक्तियां दी जाती हैं और राज्य को अलग शक्तियां दी जाती हैं। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? एकात्मक क्या होता है? केंद्र वहां पर मजबूत होता है। सिर्फ और सिर्फ जितनी शक्तियां होती है शासन चलाने की तो वो किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। और संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली में केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं और राज्यों के पास भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था संघवाद क्या है। यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली हमने देखी, कौन सी? एकात्मक शासन प्रणाली। और दूसरी क्या देखी हमने? संघीय शासन प्रणाली। कौन सी देखी? संघीय शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? यहाँ पे केंद्र मजबूत होता है सिर्फ, ठीक है। और इसमें संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों ही मजबूत होते हैं।
यानी भारत में संघीय व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो भारत एक संघीय व्यवस्था है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बताया 7वीं अनुसूची के तहत इनकी शक्तियों का बंटवारा किया। संघ क्षेत्र यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रिया के संविधान से। लेकिन इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर भी अधिक होता है। यानी अगर हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने बोला था कि संघ सूची और राज्य सूची, अगर हम संघ सूची की बात करेंगे तो संघ सूची वो होंगी जो संघ सरकार के क्षेत्र होंगे, उन पे कानून नियम संघ सरकार बना सकती है, ठीक है ना। जो विषय राज्य के राज्य सूची में होंगे वो राज्य कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची वो होती है जिनमें राज्य व केंद्र दोनों, राज्य व केंद्र जो समवर्ती सूची के विषय होंगे उन दोनों विषयों पर राज्य व केंद्र कुछ बना सकती है, अपने नियम कानून बना सकती है। लेकिन अगर जब टकराव की स्थिति हो जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मानी जाएगी। जब टकराव की स्थिति होती है तो कौन मानेगा? उसमें केंद्र की चलती। तो इसी तरह से भारत में भी एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी विषय हैं जिन पर केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है। तो आगे चलो बात करते हैं। क्या आर्टिकल 1 के अनुसार भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है, न कि राज्यों को भारत का संघ घोषित किया गया। देखो, राज्यों को एक संघ घोषित किया गया, न कि राज्यों के द्वारा भारत को संघ। यानी राज्यों के जो भी भारत के जो संघ है, संघ के अंडर में राज्य आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब इतना है, अगर हम बात करेंगे ये हो गया स्टेट और इसके अंदर क्या आएगा? संघ, ठीक है। क्या आएगा? संघ। अगर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि संघ अंदर आ जाए और स्टेट बाहर आ जाए, ये नहीं हो सकता। अगर फिर तो ये सिस्टम आता है कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आएगा? स्टेट अंदर होते हैं और संघ बाहर होता है, ठीक है। यानी स्टेट जो है संघ से अलग नहीं हो सकते, लेकिन अमेरिका में क्या है? स्टेट संघ से अलग हो सकते हैं। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे यूनियन सिस्टम है। यही डिफरेंस है भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में। तो फेडरलिज्म की बात करते हैं, इसमें अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होता है। देखो, अविनाशी का मतलब हो गया, अविनाशी का मतलब होता है जिसका कोई विनाश ना हो सके। तो राज्यों का यहाँ पे अविनाशी विनाश नहीं हो सकता, विनाशी संघ है, ठीक है ना। तो विनाशी संघ यानी ये राज्य चाहेंगे तो इस संघ को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? अमेरिका। अब बात करते हैं यूनियन सिस्टम की। यूनियन सिस्टम में क्या है? इसमें विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी इसमें राज्य विनाशी, यानी संघ कैसा है? अविनाशी, और यहाँ पे राज्य कैसे? अविनाशी। यहाँ पे राज्य को मजबूत किया गया, किसको मजबूत किया गया? राज्यों को। और यहाँ पे किसको मजबूत किया गया? संघ को। इतना समझ में आ रहा है इन दोनों में अंतर? अविनाशी यानी यहाँ पे राज्यों को मजबूत किया गया, संघ को कमजोर बनाया गया। और हमारे भारत के अंदर क्या है? यहाँ पे अविनाशी संघ यानी संघ को क्या बनाया गया? मजबूत। और विनाशी राज्यों को यानी राज्यों को क्या बनाया गया? कमजोर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जैसे कनाडा के अंदर, भारत के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अब दूसरी बात करते हैं। अभी मैंने बताया भारत ने राज्यों को बनाया है, न कि राज्यों ने मिलकर भारत को बनाया हो। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत ने राज्यों को बनाया है। अब भारत में से राज्य निकले हुए हैं, ठीक है ना। किस में से निकले? भारत में से। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका से राज्य, यानी राज्यों से अमेरिका बना। ये राज्यों से मिलकर उत्पत्ति हुई है अमेरिका की। तो इसीलिए बोलते हैं वहां पे अमेरिका में होता है अविनाशी राज्यों का, यानी राज्य वहां पे मजबूत है अमेरिका के अंदर और संघ कमजोर है। हमारे भारत के अंदर क्या है? हमारे भारत के अंदर जस्ट उल्टा है इसका। हमारे भारत के अंदर भारत यानी संघ मजबूत है और राज्य कमजोर है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? कोई समस्या? अब बात करते हैं अन्य विशेषताओं की, ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच, सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संविधान की 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। 3 सूचियों में। तो अभी मैंने बोला था संघ सूची, पहली कौन सी है? संघ सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा संघ सूची, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची और तीसरा हो जाएगा समवर्त सूची, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? तो
यहाँ पर राज्य के यानी सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। जैसे पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार वो है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है, राज्य सरकार वो है जिसके अंदर मुख्यमंत्री आता है, और स्थानीय सरकार जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका और नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं आती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत कौन आता है? गांव का प्रधान या मुखिया या सरपंच। ठीक है। नगर पालिका के तहत कौन आता है? मेयर जिसे बोलते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे अर्धसंघीय प्रवृत्ति, किसकी बात करेंगे? अर्धसंघीय प्रवृत्ति। अर्धसंघीय प्रवृत्ति कुछ मामलों में जैसे एकल नागरिकता, एकल संविधान, भारत की व्यवस्थाएं एकात्मक शासन के समान है। अगर आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर अगर बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर दो सदना यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संघ की उन्हें अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और राज्यों की अलग, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये सिस्टम कहाँ पर है? अमेरिका में। भारत में कैसा है? भारत के अंदर पूरे भारत में अगर आपकी नागरिक हैं भारत की, तो आप बिना किसी वीजा पासपोर्ट के पूरे भारत यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। एकल नागरिकता दी गई है, ठीक है ना। एकल हमारा संविधान है और अमेरिका में क्या अलग अलग संविधान है, ठीक है ना। दूसरा एकीकृत न्यायपालिका, यानी एकीकृत न्यायपालिका मतलब हो जाएगा भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, जिसमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, इसके भी 3 स्तर हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेशन कोर्ट। कौन सा कोर्ट आता है? सेशन कोर्ट, जिसे बोलते हैं सत्र न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय, इसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना, सेशन कोर्ट। इससे ऊपर आता है हाई कोर्ट, ठीक है ना। और सबसे ऊपर जो आता है वो आता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम एससी बोलते हैं। हाई कोर्ट को क्या बोलेंगे? एससी। सेशन कोर्ट को क्या बोलेंगे? एससी या अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। एकल न्यायपालिका हमारे यहाँ पहले हमें कोर्ट दायर करना पड़ेगा सेशन कोर्ट में, अगर हमारी यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही तो फिर हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, अगर हाई कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे केंद्र सरकार की शक्ति, कुछ प्रावधानों में कुछ प्रावधानों के कारण केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। अभी मैंने बताया था समवर्ती सूची का उदाहरण दिया था मैंने। अगर कोई भी विषय है, अगर जैसे मान लो कोई राज्य और केंद्र की विषय है, उस पर कोई कानून बनाना है हमें, तो उसमें क्या होगा? केंद्र टकराव कर रहा है, केंद्र राज्य में आपस में टकराव हो गई, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसका फैसला कौन कर, उसका झुकाव किस साइड जाएगा? केंद्र की तरफ, न कि राज्य की तरफ। तो इसी में हम बोलते हैं यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के पास केंद्रित तो हो जाती है। अगर राज्यपाल की राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करनी होगी तो कौन करेगा? केंद्र सरकार, न कि राज्य सरकार कर सकती, ठीक है। जैसे आपातकालीन प्रावधान, अगर हमारे यहाँ पे आपातकाल कोई इमरजेंसी आई है तो कौन लगाएगा? उसमें कौन लगाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है ना। आपातकाल के दौरान राज्य की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के केंद्रित हो जाती हैं। अगर मान लो हम यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, भाई राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो वहां की सरकार भंग हो जाती है, ठीक है ना। किसकी? जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य की सरकार यानी मुख्यमंत्री की सरकार, जो भी वहां पे विधानसभा होती है, विधानसभा क्या हो जाती है? भंग। और जब विधानसभा भंग होगी तब उस राज्य चलाएगा कौन शासन को? तो कोई नहीं चला सकता। तो अब वह उसकी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार के पास। शक्तियां कहाँ पर चली जाएंगी इसकी? सभी जब कोई इमरजेंसी लग रही, राष्ट्रपति शासन लग रहा हो तो उसकी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? कोई भी डाउट हो तो बताना। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? इसके बाद ठीक है। हमारे यहाँ के 2 स्तरीय शासन प्रणाली है, 2 टायर सिस्टम, यानी केंद्र या राज्य, यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार। संघ सरकार या केंद्र सरकार एक ही बात है। दूसरी क्या? राज्य सरकार, ठीक है ना। ये दूसरा पेज पे चलते हैं। यहाँ तक कोई समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताना, ठीक है। अभी तक तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम सही चल रही हैं। आगे अभी हमने क्या देखा था? 2 स्तरीय प्रणाली। 2 स्तरीय प्रणाली में क्या होता है?
यहाँ पे केंद्र सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार अलग अलग रूप में काम करती हैं। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? त्रिस्तरीय प्रणाली का। भारत के अंदर कौन सा सिस्टम है? त्रिस्तरीय प्रणाली। जैसे हमें तो केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। ठीक है, अब त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करें। भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन पंचायत व्यवस्था जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका व्यवस्था जोड़ी गई। केंद्र और राज्य बीच शक्तियों के 7वीं अनुसूची के तहत 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट में, तथा दूसरा स्टेट लिस्ट में। ठीक है ना। और तीसरा है समवर्ती सूची, यानी पहली है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बात करते हैं संघवर्तीय सूची की। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय। मूल संविधान में 97 विषय थे। मूल संविधान का मतलब है, यहाँ पर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय पर इसमें कितने विषय थे? 97। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100। इसमें इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ठीक है ना। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। रक्षा से संबंधित जितने भी कानून बनाने होंगे, हमें आर्मी कैसे रखनी है, एयरफोर्स कैसे रखनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे रखनी है, उन पर कानून बनाएगी कौन? बनाएगी केंद्र सरकार। जैसे एक अभी आपने सुना होगा CDS का पद नियुक्त किया गया था, चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। CDS की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। ठीक है ना। चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। और जैसे विदेशी मामले, हमें विदेश से हथियार मंगाने तो उन पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। बैंकिंग हुआ, संचार हुआ, संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे जियो चल रहा है, BI चल रही है, एयरटेल चल रहा है, इन पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। जैसे मुद्रा, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे 2016 के अंदर क्या हुआ था, आपको पता है ना, नोटबंदी हुई थी। तो उस पर कानून किसने बनाया था? नोट 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। किसके तहत किए गए थे? कि इसी शक्ति के तहत खत्म किए गए थे। अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में क्या? इस विषय में अभी वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान यानी हमारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, तो उस समय कितने विषय थे? इसमें 66। ठीक है ना। यहाँ पे 5 विषय और कम कर दिए गए हैं। इस कानून बनाने का अधिकार केवल, इस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी। अभी संघ सूची पर कौन सरकार कानून बनाता है? केंद्र सरकार। और राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। जैसे पुलिस हुआ, कृषि हुई, स्वास्थ्य हुई, व्यापार हुआ, वाणिज्य हुआ। जैसे आपने सुना होगा पुलिस, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी जो है वो अलग तरीके की मिलेगी आपको। ठीक है। अगर आप बात करेंगे हरियाणा पुलिस की अलग तरीके की वर्दी है। राजस्थान पुलिस की अलग तरीके की वर्दी है। ठीक है ना। MP पुलिस की अलग तरीके, केरल पुलिस की अलग तरीके, बिहार पुलिस की अलग तरीके की है। आपने कभी सोचा जैसे आर्मी है, तो आर्मी की वर्दी क्यों एक जैसी होती है? सबके पास एक जैसी वर्दी होगी, किसी के पास अलग नहीं होगी। जैसे BSF है, तो BSF के पास कैसी वर्दी होगी? एक जैसी होगी। अगर बात करेंगे रेलवे पुलिस की, ये रेलवे पुलिस की बात करेंगे तो कैसी वर्दी होती है? इन पे एक जैसी वर्दी, क्योंकि ये किससे संबंधित आ गए? सेना, रक्षा से संबंधित आ गई। तो रेलवे पुलिस भी किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेट पुलिस की, तो वो किसके अंतर्गत आती है? जो स्टेट का गृह मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आती है। तो ठीक उसी तरह सभी अपने स्टेट में अलग अलग पुलिस जो व्यवस्था बनाई जाती है, वो अलग अलग तरीके से वर्दी देती है, अलग अलग अपने नियम रखते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें, अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर विवाद उत्पन्न होता है, क्या होता है? इनमें लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो इसका निपटारा कौन करेगा? उस स्टेट का हाई कोर्ट, या अगर हाई कोर्ट भी निपटारा नहीं कर सकता तो कौन करेगा उस पर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जैसे गोदनामा, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, मजदूर संघ इत्यादि। आपने देखा होगा शिक्षा की पॉलिसी अलग अलग तरीके से है।
हर स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से शिक्षा की पॉलिसी है। जैसे ठीक है ना, विवाह, तलाक, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके किसके पास चले जाएंगे, समवर्ती सूची पे। इसमें शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होता क्या है? ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिस पर सीधे भारत सरकार का शासन होता है। राज्यों के विपरीत निर्वाचित सरकारें होती हैं, यानी केंद्र सरकार का जो मुखिया होगा, कहीं पे उपराज्यपाल होता है, कहीं पे मान लो प्रशासक होता है। यानी इनको कौन डिनोट करता है? उपराज्यपाल। कौन सा? उपराज्यपाल या प्रशासक। इसको कौन नियुक्त करता है? सीधे सीधे केंद्र सरकार नियुक्त करती है। प्रशासक यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, और प्रशासक क्या होता है? प्रशासन और प्रशासक में देखो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल यूटी चलाते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी चलाते हैं। अभी मैंने बोला था उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यह तो कोई समस्या। और राज्यपालों को भी कौन नियुक्ति करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन अपवाद में दिल्ली व पुडुचेरी को विधानसभा है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में कौन होता है? सीएम। ठीक है ना, इनमें भी शक्तियां सीमित हैं। कुछ कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। जैसे अगर यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का मतलब होता है जिसके अंदर मुख्यमंत्री चुना जाता है, यानी जिसको बोलते हैं सीएम। जहां पर जिन राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उन राज्यों में जो प्रशासक अधिकारी होता है या प्रशासन अधिकारी होता है वो कौन होता है? सीएम। ठीक है, तो लेकिन दिल्ली व पुडुचेरी में कुछ शक्तियां, जैसे अगर हम पुलिस पर बात करें, किस पर बात करें? रक्षा पर। पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस जो है, यानी दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत में आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत में। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आएगी? केंद्र सरकार के अंतर्गत में। ठीक है, पुलिस पर कोई भी कानून बनाएगा, जैसे अगर इसमें कोई भी विवाद है ना, तो पुलिस इसमें सीएम कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आदेश नहीं आएंगे पुलिस के लिए, तब तक वो पुलिस सिक्योरिटी नहीं ले सकता सीएम। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगर बात भी तो करें भाई कि इन्हें बनाने की क्यों जरूरत पड़ी थी? ये राज्य बना देते, राज्य क्यों नहीं बनाए? केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों बनाए? तो जानते हैं इनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मुख्य कारण जिनमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक, यानी अलग अलग संस्कृति है। ठीक है ना, कहीं पे कैसी भी संस्कृति है, कहीं पे कैसी भी है, तो उन तरीके से ये बनाई जाती हैं। जैसे कुछ आकार का छोटा होता है, जैसे कुछ आकार, जैसे लक्षद्वीप है, कितना छोटा है? यूनियन टेरिटरी कितना छोटा, बहुत छोटा सा है। तो इनमें अब सीएम कैसे बनाया जाएगा? ये नहीं बनाया सकता ना स्टेट। और ये पूरी तरफ से एक द्वीप ही है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो इनका क्या होगा बताइए? पानी से घिरे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ भी संस्कृति अलग होती है, जैसे लक्षद्वीप की संस्कृति अलग है, अंडमान निकोबार की अलग संस्कृति है। कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी से खतरा हो, जैसे अंडमान निकोबार श्रीलंका के पास में पड़ता है मान लो, या हमें उससे खतरा हो, या फिर जैसे इंडोनेशिया पड़ता है उसके भी नज़दीक है, हमें उससे खतरा हो, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत बनाए जाते हैं। कुछ प्रशासनिक सुविधा और कुशल नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने ये हमारे इस वीडियो का कौन सा पार्ट था? ये पार्ट पहला था। अब इससे आगे बात करेंगे पार्ट सेकंड की। हमारा ये पार्ट पहला खत्म हो चुका है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। पेपर में बसते हैं से आराम से आपको पेपर में 8 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा। ये गारंटी आपको 8 से 10 नंबर का इसी चैप्टर में से मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ा है कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आपके साथी हैं उनको सभी को ये वीडियो शेयर करें, जिससे क्या होगा कि भाई जो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, हाँ कुछ है, आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ना है एकदम। क्वेश्चन भी बताऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलाऊंगा मैं, लेकिन अभी क्या है, अभी हम थ्योरी सीख रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे। जो मैंने पढ़ाया उसको पूरे को आपको ऑब्जेक्टिव में यहीं पे क्लास में याद कराऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।